मेरा आपसे एक सवाल है सर, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। जिस तरीके से आपने तमाम बातें बताई कि लोकल स्तर पे जो है बीजेपी में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में लोकल कैंडिडेट को लेकर, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब वोट पड़ता है तो आपको लगता नहीं है कि जब कोई भी मतदाता वोट देने जाता है तो वो पीएम का चेहरा देखता है, प्रधानमंत्री का चेहरा देखता है? और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो बीजेपी में जिस तरीके से अभी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी लोकप्रियता के आगे लोकल स्तर की जो नाराजगी है या जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ जाता है, इसीलिए बीजेपी आश्वस्त दिख रही है अभी इस बार भी। देखिए ये चुनाव बहुत अच्छा सवाल है हिमांशु जी। ये चुनाव भैया थोड़ा सुन लो। मनीष जी सवाल मेरा निरंजन जी से था। जी निरंजन जी बोलिए। देखिए हिमांशु जी बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा पहले तो मैं आपके बात में सुधार कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि लोकल स्तर के ऊपर नाराजगी है। मैं ये कह रहा हूं कि आपसी एक दूसरे को निपटाने वाली चीज चल रही है, पहली बात। दूसरी बात आपने गुटबाजी है। हाँ दूसरी बात, अब जो मैं आपको आपने जो सवाल किया, देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। सन 2004 का चुनाव आप देख के चलिए कि जिस समय लगभग मैं आज की परिस्थिति और 2004 की परिस्थिति को समान रूप से आंक रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के अंदर कोई चेहरा नहीं था 2004 के अंदर भी नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी जी बहुत सालों के वनवास के बाद में नेपथ्य से आकर के और वो राजनीति के अंदर सक्रिय हुई थी, यानी कि इतना बड़ा उनका उस टाइम ओरा भी नहीं था। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए बिखरा हुआ विपक्ष था। अटल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, बड़ा चेहरा, उस समय अटल जी का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता था। भारत जो है वो आप ये समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के नए दौर से गुजर रहा था, यानी कि यहां पे जो एमएनसी जिस तरीके से आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस समय जिस तरीके से भारत ने अपने विदेशों के लिए अपने दरवाजे खोले तो भारत के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई और प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा क्रिएट हो और इंडिया साइनिंग और फील गुड, और आपने देखा होगा सब कुछ बहुत शानदार सब कुछ चल रहा था। और ये चीज भी हिमांशु जी आपको समझने की आवश्यकता है कि उस समय भारतीय, जैसे आज अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए चाणक्य हैं, उस समय प्रमोद महाजन जी चाणक्य हुआ करते थे। और प्रमोद महाजन जी ने जब आईबी की रिपोर्ट मांगी, अपना इंटरनल सर्वे, उसके बाद में आईबी की रिपोर्ट मांगी, तो नवंबर 2003 के अंदर आईबी की रिपोर्ट यह आई थी कि अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो 182 सीटों के साथ सत्ता में थी, आईबी की रिपोर्ट यह थी कि अगर आज चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 225 सीटें क्रॉस कर जाएगी। उसका परिणाम यह था कि जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने थे वो चुनाव मार्च अप्रैल के अंदर प्रमोद महाजन जी ने यानी कि मध्यावधि चुनाव करवा लिए थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी 142 पे आके टिक गई, यानी कि 40 सीटें घट गई 182 में से। उसका क्या कारण था? आज कदाचित मुझे ऐसा लगता है शायद उसका यही कारण था, क्योंकि उस समय आपने पूछा कि जो वोटर है मोदी जी के नाम पे वोट देता है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी हिमांशु जी की भारत के अंदर इस समय 3 प्रकार का वोटर है, एक प्रो बीजेपी वोटर, एक एंटी बीजेपी वोटर और एक स्विंग वोटर। तो जो एंटी बीजेपी वोट है वो क्या है कि खुल करके वोट करने के लिए निकलता है, अपने आप निकलता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको सरकार बदलनी है। लेकिन जो प्रो बीजेपी वोट और जो स्विंग वोटर है उसके लिए कैडर पड़ता है, उसके लिए जो लोकल कैडर है उसको घर घर जाकर के निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि 2004 का वोटिंग परसेंट आप देखिए, लगभग 15% वोटिंग, 12% वोट डाउन हुआ था उस टाइम, और वो जो 12% का जो वोटिंग परसेंटेज जो डिप कर गया था वही भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बना था। अगर आज भी जिस तरीके से अगर कैडर अगर वोटरों को घर से नहीं निकालता है तो आप ये समझ लीजिए वो नुकसान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि वोट तो जीतने लायक थे लेकिन ईवीएम तक नहीं पहुंचे तो उसकी कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोकल कैडर है उसका ये फर्क पड़ रहा है, और जो लोग जो अभी 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपको यह भी चीज समझनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव में वही लोकसभा 7 कैंडिडेटों के द्वारा विभाजित हो जाती है, क्योंकि एक लोकसभा में 6 या 7 या 8 विधानसभा होती है। तो कैंडिडेट यानी कि 8 लोग वहां चुनाव लड़ रहे होते हैं और इसमें एक आदमी चुनाव लड़ रहा होता है। यहाँ एक आदमी के जो समर्थक है वो वोट निकालेंगे, वहां 8 लोगों के वोट समर्थक वोट निकालेंगे। तो अब ये देखना ये है कि शाम को 6 बजे तक वोट प्रतिशत क्या रहता है, उसके बाद में हम इस चीज का मूल्यांकन लगा पाएंगे कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। ठीक है। मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी जो है लगातार आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आपने किया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरब से लेकर पश्चिम तक आप लोग कहते हैं कि पूरे देश भर का उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात करी, उसके बाद आपने ये न्याय पत्र जो है तैयार किया है। अब ऐसे में आप लोग जो है कितना आप लोग को कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरा ओवरऑल अगर देश की बात करें तो आप बीजेपी को हरा पाएंगे, या फिर हराने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि यह भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं, कितना आपको लग रहा है इस बार इस चुनावों में, क्या लग रहा है आपको, बताइए। ये अच्छा सवाल है और मैं बड़ा दिल से धन्यवाद करूंगा भाई जी का। बहुत अच्छे विस्तार से उन्होंने बीजेपी की दुर्गति को रेखांकित किया कि कैसे बीजेपी को बीजेपी के लोग ही टांग खींच के जीतने नहीं देना चाह रहे, और ये अमूल चूल पूरे देश में ये स्थिति है। मैं कह रहा हूं मोदी को हराने के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी को हराने के लिए मोदी ही काफी है। आप देख लीजिए उसका उदाहरण क्या है कि राजस्थान में एक कद्दावर नेता वसुंधरा को खत्म कर दिया और वसुंधरा जी एक लोकसभा के अलावा कहीं प्रचार करने नहीं गई। महाराष्ट्र में फडणवीस जैसे बड़े नेता को खत्म करके उधार के लाए हुए नेता, जोड़ तोड़ के नेता को मुख्यमंत्री की कमान देके बीजेपी को लगभग मोदी और शाह ने महाराष्ट्र में निपटा दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज जैसे दिग्गज नेता जिनके दम पर जीते, शिवराज को कोने करके किसी और को बिठाकर लगभग ज्योतिरादित्य और इनको लाकर अगुवाई करके मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने, मोदी जी ने बीजेपी को निपटाने का काम किया। यही हाल छत्तीसगढ़ में किया, रमन सिंह का विकल्प ढूंढ के उन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को निपटा ही दिया। जब मोदी ही बीजेपी को निपटाने लगे तो मोदी को सिंहासन कौन दिलाएगा? न वसुंधरा दिला रही है। संदीप जी मेरे पास समय कम है, मैं चाहूंगा कि आप एकदम संक्षेप में अपनी बात रखिए, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, कि आप लोग इस बार जो है राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा करी है उसके बाद आप लोग को क्या उम्मीद है कि इस बार लहर आप लोग के पक्ष में है, और अगर है तो क्यों है? बस संक्षेप में रखिए कि कितनी सीटें आप लोग की आ रही है, बताइए। संदीप जी बहुत बढ़िया है कि ये जो न्याय पत्र राहुल जी ने दिया है वो न्याय पत्र आदिवासियों पर मूत्रपात का जवाब है, मणिपुर के चीर हरण का जवाब है, बेटियों से ब्रजभूषण का जवाब है, हथकड़ी में हत्या का जवाब, जेल में जहर का जवाब है, चंदे के धंधा का जवाब, और दिव्यांग मंदिर में रामलला को बिठाकर करने वाले पाप का जवाब है। ये न्याय पत्र कांग्रेस के लिए उन्नति पत्र साबित होगा। राहुल की यात्रा, मैं कहता हूं आज के राम राहुल है नाम, तो बन बन में भटक भटक के जन जन को जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है। ये ईवीएम में कैश होगा और बीजेपी मुक्त भारत इस वक्त दिखने लगी है और मोदी मुक्त सत्ता अगली दिखाई पड़ रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए मनीष जी आप मुझे आखिरी के 30 सेकंड आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग जो है इस बार चुनाव जीत रहे हैं, कितना आप लोग को आत्मविश्वास है, और मोदी जी के वो कौन से काम है जिसके बलबूते आप लोग दोबारा से सत्ता में आ रहे हो, क्या काम करने वाले हैं जल्दी से? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये जो चुनाव है मोदी के गारंटी पे चुनाव लड़ी जा रही है और इस देश को विकासशील से विकसित बनाने का चुनाव किया जा रहा है, जुमलेबाजी का चुनाव नहीं है। जो आंकड़े हैं, जो बजट के नंबर है, उनको ध्यान में रख के किया जा रहा है। विकास के नाम पे जो भी चीजें होनी है उनको लेके निरंतर जो हमारे संदीप जी लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए और शाम तक का जो भी आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से अपने आप इनको जनता जवाब दे देगी कि बिल्कुल अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार आ रही है। ठीक है निरंजन जी, आखिरी के 20 सेकंड निरंजन जी आप मुझे इसका पूरा कंक्लूजन बता दीजिए कि आज जो हमने चर्चा करी है इसके बाद इस पहले चरण के वोटिंग का कितना असर आपको लगता है कि जब सातों चरण पूरे हो जाएंगे तो फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो ऐसे में कितना अहम है आज का ये जो फर्स्ट फेजिंग का वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो? देखिए हिमांशु जी, मेरे हिसाब से हर एक चुनाव हर समय जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो देश को बदलने वाला होता है, राज्य को बदलने वाला होता है, वो लोगों की प्रगति के लिए चुनाव होता है, तो हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। रही बात इस बार के 102 सीटों की अगर मैं बात करूं तो हिमांशु जी मेरा ये मानना है कि इस चीज की तस्वीर तब पता चलेगी जब शाम को 7 बजे सारे आंकड़े आएंगे कि वोट प्रतिशत कितना हुआ, यानी कि जनता कितनी निकली। अगर मेरा ये मानना है कि अगर वोट प्रतिशत घटेगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समझ लीजिए मुश्किल में आएगी, और अगर वोट प्रतिशत अगर इसके अंदर 60% के आसपास अगर पोलिंग हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने जादुई आंकड़े से ऊपर जा रही है, ये मेरा मानना है।